जब भी हम बैंक में खाता खोलने जाते हैं तो कई परिस्थितियां हो सकती हैं। पहली परिस्थिति हो सकती है कि मैं एक सिंगल अकाउंट ही खोलूं, केवल मैं अपने नाम से ही खोलूं। दूसरी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जॉइंट अकाउंट यानी एक से अधिक खातेदार हैं उसके साथ मिलकर खाता खोलें। जनाब, यदि आप जॉइंट अकाउंट खोलते हैं यानी खातेदार एक से अधिक है तो उसमें फर्दर दो सब क्लासिफिकेशन हो सकता है कि आपने सर्वाइवरशिप क्लॉज दिया है या सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं दिया है। हालांकि ये लगता होगा कि कोई टेक्निकल टर्म है। सर्वाइवरशिप क्लॉज का मतलब कि यदि एक से अधिक खातेधारक हैं और किसी एक खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उस खाते को ऑपरेट कौन करेगा, यदि इसके बारे में कोई निर्देश दिया गया है तो उसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप क्लॉज। जैसे आमतौर पर हम आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर की बातें करते हैं। आपका कोई खाता ज्वाइंट होगा तो निश्चित रूप से इस दोनों में से कोई एक न एक ऑप्शंस जरूर होंगे, या तो लिखा होगा आइदर सर्वाइवर या फॉर्मर सर्वाइवर। आइदर सर्वाइवर का मतलब कि यदि एक से अधिक खातेदार हैं तो उन खातेदार में से कोई भी खातेदार या जो जीवित है खाते को ऑपरेट कर सकता है। फॉर्मर सर्वाइवर का मतलब कि ज्वाइंट अकाउंट में जिसका पहले नाम है वो ऑपरेट करेगा, और यदि खातेदार में से किसी की मृत्यु हो जाती है तो जो बचेगा उस खाते को ऑपरेट करेगा। उदाहरण के तौर पर ए बी, यदि आइदर सर्वाइवर है इसका मतलब ए या बी में से कोई भी खाते को ऑपरेट कर सकता है, और यदि कोई एक की मृत्यु हो गई जो रिमेनिंग बचेगा वो खाते को ऑपरेट करेगा। और फॉर्मर सर्वाइवर के केस में यदि ए और बी है तो जब तक ए और बी दोनों जिंदा हैं केवल ए ही खाते को ऑपरेट कर सकता है, और दोनों में से किसी एक की मृत्यु होने के बाद जो भी बचा होगा, जो जीवित होगा, वो उस खाते को ऑपरेट करेगा। ये सर्वाइवरशिप क्लॉज का मतलब यही होता है। अब इन दोनों ही परिस्थितियों में हो सकता है कि नॉमिनी दिया गया हो या नॉमिनी नहीं दिया गया हो। हालांकि अब जो खाते खुल रहे हैं, पिछले कई वर्षों से जो खाते खुल रहे हैं उन खातों में नॉमिनी देना मैंडेटरी कर दिया गया है, और यदि नॉमिनी नहीं दिया है आपने तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म आपको भरना होता है। सामान्य तौर पर लोग नॉमिनी देते ही हैं, और बैंक वाले भी इनकरेज करते हैं डिपॉजिटर्स को कि वो नॉमिनेट कर दें अकाउंट को। तो इस तरह से सिंगल या ज्वाइंट मिला के कुल 6 तरह के खाते हो सकते हैं। पहला तरह का खाता सिंगल अकाउंट बिना नॉमिनेशन का, दूसरा सिंगल अकाउंट नॉमिनेशन के साथ, तीसरा ज्वाइंट अकाउंट सर्वाइवरशिप क्लॉज बिना नॉमिनी का, चौथा ज्वाइंट अकाउंट सर्वाइवरशिप क्लॉज नॉमिनी के साथ, पांचवा ज्वाइंट अकाउंट नॉन सर्वाइवरशिप क्लॉज नॉमिनी के साथ, और छठा ज्वाइंट अकाउंट बिना सर्वाइवरशिप के बिना नॉमिनी के। इस तरह से 6 अकाउंट होंगे, और ये नॉमिनी देने का एक ही उद्देश्य होता है। यदि खातेदार की मृत्यु हो जाए तो उस अकाउंट में या उस लॉकर में या उस सेफ कस्टडी में जो भी आर्टिकल हो वो उसके कस्टोडियन को, जो कि नॉमिनी के फॉर्म में होता है, उसको आराम से ट्रांसफ़र हो जाए। व्यावहारिक तौर पे ये देखा जाता है यदि खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होते हैं, चाहे सेफ डिपॉजिट लॉकर में हो या अकाउंट में हो या कस्टडी में जो आर्टिकल रखा हुआ हो, उसको प्राप्त करने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कभी कभी ऐसी बातें होती हैं कि जो मैं यहाँ मेंशन करना नहीं चाहता हूँ। इसके मद्देनज़र रखते हुए, हालांकि इसके पहले भी इस पर कानून बने हुए थे, लेकिन इसके मद्देनज़र रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल ही एक निर्देश जारी किया है बैंकों के लिए। ये निर्देश कोऑपरेटिव बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स पर ही लागू होंगे, और इसमें जो भी निर्देश दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि इसकी इन्फोर्स करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है, यानी 31 मार्च 2026 तक या उसके पहले बैंक इस कानून को इन्फोर्स कर दे। आज हम चर्चा करेंगे इसी बारे में कि इसमें हम देखेंगे कि नॉमिनी को कौन सी सहूलियत दी गई है जिससे कि बैंक की मनमानी पर लगाम लग जाएगी। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, और यदि लगे कि इसमें कोई नई चीज़ें हैं, नई जानकारी है जो आपको पहले से नहीं पता थी, तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी, या हो सकता है ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं जो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिखने को प्रेरित करता हूं, इसका एक ही उद्देश्य है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं जो वीडियो अपने व्यूअर्स के लिए बनाया करता हूं वो उनके लिए उपयोगी हैं भी या नहीं है। आगे चर्चा करने
के पहले एक फंडामेंटल प्रिंसिपल बता देता हूँ कि नॉमिनी का एक्शन तब शुरू होता है जब सभी खातेदार की मृत्यु हो जाती है। यानी सिंगल अकाउंट के केस में यदि एक ही खातेदार हैं, उनकी मृत्यु हो जाए तभी नॉमिनी का एक्शन शुरू होगा। और यदि ज्वाइंट अकाउंट है और सर्वाइवरशिप क्लॉज है या विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज है, दोनों ही स्थिति में नॉमिनी का एक्शन तब शुरू होगा जब जितने भी खातेदार हैं ज्वाइंट अकाउंट में, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जो भी हैं, जब सबों की मृत्यु हो जाएगी तभी नॉमिनी का एक्शन शुरू होता है। अब हम चर्चा करते हैं कि वैसा अकाउंट जिसमें या तो नॉमिनी है या सर्वाइवरशिप क्लॉज है। यानी यदि सिंगल अकाउंट है तो नॉमिनी है और ज्वाइंट अकाउंट है तो सर्वाइवरशिप क्लॉज है या नॉमिनी है। जैसे मैंने बताया कि नॉमिनी यदि है तभी एक्शन शुरू जब सारे के सारे खातेदार की मृत्यु हो जाए। तो यदि नॉमिनी हो या सर्वाइवरशिप क्लॉज हो, दोनों ही के केस में आपको 3 ही डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट क्लेम फॉर्म जो बैंक का स्पेसिफाइड है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर दिया हुआ है, बैंक उसी को प्रिंट कराएंगे, उसी को देंगे। दूसरा, जो भी खातेदार हैं, ओरिजिनल खातेदार हैं, उसकी डेथ सर्टिफिकेट। और तीसरा कि जो नॉमिनी अपने आप को क्लेम कर रहा है, आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी। और वो आइडेंटिटी प्रूफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, उन्हीं 6 डॉक्यूमेंट में से एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिससे बैंक को ये पता चल सके कि मिस्टर एक्स नॉमिनी आप ही हैं और आपका घर का पता क्या है। इसके अलावे कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या सक्सेशन सर्टिफिकेट बैंक नॉमिनी से नहीं मांग सकता है। हालांकि व्यावहारिक तौर पे ये देखा गया है कि जब भी नॉमिनी क्लेम करने के लिए जाते हैं तो वो सबसे आसान तरीका बैंक समझता है कि बोल दे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट ले आओ, या बोलते हैं कैसे लाऊंगा, तो वो एक एडवोकेट का दे देते हैं वो एड्रेस। और एडवोकेट जो है जितना क्लेम अमाउंट है उसके हिसाब से उससे फ़ी चार्ज करता है, जैसे लगता है कि नॉमिनी को वो पैसा मुफ्त का मिल रहा है। दूसरी परिस्थितियाँ होती हैं कि या तो नॉमिनी ना हो या सर्वाइवरशिप क्लॉज भी ना हो। इसमें कई स्थितियाँ हो सकती हैं कि जो डिपॉजिटर्स है, कोई विल नहीं हो, कोई कंटेस्टेड यानी कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं हो। ये परिस्थितियाँ दी हैं तो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर बैंक को अपनाना चाहिए। और इसके लिए 2 स्थिति हो सकती है। इन्होंने एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया हुआ है जो कि कोऑपरेटिव बैंक के लिए 5 लाख रुपए है और दूसरे बैंक के लिए 15 लाख रुपए है। तो बोलते हैं कि यदि थ्रेशोल्ड लिमिट तक क्लेम अमाउंट है तो जो 3 सर्टिफिकेट जो 3 डॉक्यूमेंट पहले बताए थे, डेथ सर्टिफिकेट, ओबीडी और क्लेम फॉर्म, इसके अलावे 3 डॉक्यूमेंट और आपको देने पड़ेंगे। वो है लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, इंडेमनिटी बॉन्ड और लीगल ईयर का सर्टिफिकेट। मैं फिर रिपीट कर दूं, जो 3 डॉक्यूमेंट बताए थे पूर्व में हमने कि डेथ सर्टिफिकेट, ओवीडी यानी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट और क्लेम फॉर्म, इसके अलावे 3 फॉर्म आपको और देने पड़ेंगे यदि आपके नॉमिनी या सर्वाइवरशिप क्लॉज नहीं है, और साथ साथ में कोई विल भी नहीं है, कोई कंटेस्टेड भी नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, ना ही कोई कोर्ट ऑर्डर है। वो 3 एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट जो होंगे, इंडेमनिटी बॉन्ड होंगे, लीगल ईयर सर्टिफिकेट्स होगा और लेटर ऑफ डिस्क्लेमर होगा। इसके अलावे कोई और डॉक्यूमेंट बैंक नहीं मांग सकता है। दूसरी स्थितियाँ होती हैं यदि थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर है तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोई और लीगल डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जिससे बैंक को ये मालूम हो सके इस खातेदार के कौन कौन से दावेदार और हैं। दूसरी परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि यदि कोई विल हो या कोई कंटेस्ट किया गया हो या कोई कोर्ट ऑर्डर हो। कोर्ट ऑर्डर हो तो जैसा कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है उसी तरह से आपको फॉलो करना है। और यदि विल है तो प्रोवेट ऑर्डर निकलवाना पड़ेगा। और यदि कंटेस्टेड यदि कोई है तो उस परिस्थिति में आपको एक एडिशनल सर्टिफिकेट, प्रोवेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसके अलावा बैंक कोई डॉक्यूमेंट और नहीं मांग सकता है। एक परिस्थितियाँ और होती हैं कि डिपॉजिटर्स मिसिंग है, उनको पता नहीं है कि मृत्यु हुई है कि नहीं मृत्यु हुई, या तो बैंक उससे कोर्ट ऑर्डर मांग सकता है, या दूसरी परिस्थितियाँ ये हैं कि यदि क्लेम अमाउंट 1 लाख रुपए या उससे अधिक जो बैंक फिक्स करे, कम से कम 1 लाख रुपए या उससे अधिक भी बैंक फिक्स करता है, अलग अलग बैंक का अलग अलग होगा, उस अमाउंट तक यदि है तो एफआईआर की कॉपी और साथ में साथ पुलिस द्वारा नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट के बेसिस पे बैंक उसको सेटल कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि कि आपने जिस दिन ये सारे डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, चाहे डिपॉजिट अकाउंट हो या लॉकर अकाउंट हो या सेफ कस्टडी में कोई आर्टिकल हो, उसके 15 दिनों के अंदर बैंक को आपका क्लेम सेटल करना पड़ेगा। और यदि ये सेटल नहीं कर सकता है तो बैंक को ये बताना पड़ेगा
डिपॉजिटर्स को या जो क्लेमेंट जो दावेदार हैं उनको कि किस कारण से देरी हो रहा है, और यदि ये देरी बैंक के कारण से हो रहा है तो जिस दिन आपने सारे डॉक्यूमेंट जमा किए हैं डिपॉजिट के केस में, उस दिन से रेपो रेट प्लस 4%, आज के दिन में रेपो रेट 5.5% है, प्लस 4%, मतलब आज के दिन यदि ऐसा होता है तो 9.5% की दर से बैंक को ब्याज देना पड़ेगा तब तक जब तक वो क्लेम सेटल नहीं हो जाए। और यदि ये मामला लॉकर का है तो जिस दिन आपने पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं उस दिन से 5,000 रुपये पर डे जब तक सेटल नहीं हो जाए बैंक को पेनल्टी के रूप में देना पड़ेगा। इसके बारे में यदि और कोई क्वेरी हो जिसका मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर सका, यदि आपके मन में कोई ऐसे सवाल उठते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें। मैं भरसक कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब मैं दे सकूँ। थैंक यू।